सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 170 रुपये 99 पैसे का भाव देखने को मिला है। एंड धीरे धीरे अगर आप देखेंगे ना तो धीरे धीरे ये स्टॉक तेजी भी पकड़ रहा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। 1 साल हो चुका है, कोई रिटर्न इस स्टॉक के अंदर बना नहीं है। हालांकि इस कंपनी के जो चेयरमैन है वो बड़ा हमेशा अग्रेसिव ही रहते हैं, मतलब बातें कुछ रहती हैं अलग है, बट जमीनी हकीकत पर वो चीजें देखने को नहीं मिलती। अब तक जो इन्होंने कहा उसका शायद आधा ही देखने को मिला होगा, पूरा कभी देखने को नहीं मिला है। अभी उनका ये कहना है कि भाई आरबीआई का जो नॉर्म्स यहाँ पर चेंज हुए हैं, जो कि 2-3 दिन पहले खबर आई थी जिसकी वजह से इरेडा के अंदर तेजी बनी थी। तो अगर आप देखेंगे जो नॉर्म्स को चेंज किया गया है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लेकर, उसकी वजह से इरेडा का जो असेट क्वालिटी है वो सुधरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इरेडा के अंदर अभी देखें तो एनपीए का जो खतरा है ना वो ज्यादा अभी देखने को मिलता है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि जो रिटेल ये सोच रहा था ना कि हम उस जगह पर पैसा लगा रहे हैं जहां पर एनपीए का 0 खतरा है, वो आपका पूरा बात गलत हो चुका है। आज की डेट में एनपीए इरेडा के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर रिटेल इन्वेस्टर देखकर चल रहा है। हर कोई हर जगह बस एक ही बात कर रहा है कि वो यहां पर ना जो हुआ है उस कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, जेंसोल, उसकी वजह से एनपीए बढ़ा है। मेरा ये कहना है कि हाँ भाई वसूल होगा एनपीए, बट फुल्ली वसूल नहीं हो पाएगा। जेंसोल के जो असेट्स हैं वो बेचे जाएंगे, बट क्या उसी भाव पर असेट बेच दिए जाएंगे? यानी कि जो क्वालिटी या जो प्राइसिंग रख रहे होंगे उसके डिस्काउंट पर भी बेचे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एनसीएलटी यही करता है, डिस्काउंट पर असेट बेचता है। तो यहां पर ना पैसा फुल्ली रिकवर शायद ना हो, बट हाँ कुछ पैसा रिकवर हो। लेकिन रिटेल की बात जो है ना कि हम एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जहां 0 एनपीए रहेंगे, वो बात तो गलत निकल गई। तो आरबीआई की जब खबर आई एंड उसके बाद एक तेजी यहां पर देखने को मिली, उससे पहले मैंने आपको एक रेंज दिया था कि भाई अगर यहां पर ना आप देखेंगे ये स्टॉक यहां से घूमेगा, ये बेचने की जगह नहीं है। आप देखें उसके नेक्स्ट दिन ही यहां पर ना तेजी बनना स्टार्ट हुई है। बट अभी भी अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से इरेडा का जो चार्ट है वो पूरी तरीके से रेजिस्टेंस से भरा हुआ है, फुल्ली रेजिस्टेंस है। आपका 1 साल से कोई रिटर्न बना नहीं है, यहां पर रेजिस्टेंस से भरा हुआ चार्ट है। तकलीफें, पेन यहां पर ना काफी ज्यादा है। एंड हो क्या रहा है, प्रॉब्लम ये है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है ना वो बहुत ज्यादा होप लेकर बैठा है। इरेडा के अंदर इतना होप पाल रखा है कि भाई उस हिसाब से इरेडा जितना यहां पर रख रहा है ना अपने हिसाब से वो काफी इनफ है, बट जो होप्स है उस हिसाब से ये इनफ नहीं बैठ रहा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम की बात है। वो जो पीएसयू के अंदर तेजी आई, इरेडा बहुत हाई वैल्यूएशन पर यहां पर ना आपको देखने को मिल रहा था। 80,000 करोड़ रुपए का यहां पर आपका जो मार्केट कैप था वो काफी हाई वैल्यूड था। वहां से करेक्शन जो मिली है, तो आप ये मत सोचिए कि वापस से वही नजारा आपको एकदम से देखने को मिल जाएगा। समय लगेगा क्वार्टरली नंबर्स में। पहले क्या है, अंधाधुंध तेजी चल रही थी, बट अब सबका नजर जो है ना वो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जा चुका है, वैल्यूएशन सबको याद आने लगी है। तो बात यहां पर यही है। खैर डिलीवरी क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत एक्साइटेड है यहाँ पर ना कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वही यहाँ पर ना आपका 20 से ऑलमोस्ट 30% के आसपास यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाती है। मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज कुछ कुछ दिन ऐसा रहता है कि 40% या उससे एबव का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बट अभी हाल फिलहाल में एक तो ये बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी ना आपका ट्रेडिंग कंपैरिजन काफी कम है। एंड आप बुरा मत मानिएगा, एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप ये बुरा मत मानेंगे कि मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं भाई 2024 में जितना साथ मैंने दे सकता था मैंने उतना दिया। कहां पर एग्जिट करना है, एग्जैक्ट 300 रुपए का भाव, एग्जिट चिल्ला रहा था। एंड कहां पर एंटर करना है वो भी मैं आपको बताता चल रहा था। मैं सब कुछ आपके लिए कर चुका हूं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको देखना है जो पॉसिबल नहीं है हर समय। दिक्कत यहां पर यही रहती है। अब जैसे आप रिटेल इन्वेस्टर, आप बहुत होप रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा ही होप रखे हुए हैं, बट आपके कंपैरिजन म्यूचुअल फंड वाले होप नहीं रखे। पता है 2024 में मैंने आपको म्यूचुअल फंड का एक डेटा मैंने आपको दिया कि म्यूचुअल फंड लगातार बेच रहे हैं। भाई आज की डेट में मार्केट कैप कितना है, ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इरेडा का। सबसे बड़ा जो यहां पर फंड इन्वेस्टेड है ना उसका टोटल वैल्यू 46 करोड़। समझ रहे ना, मतलब दाल के अंदर एक जीरे का छौंका बस उस बराबर यहां पर ना इन्वेस्टेड है। म्यूचुअल फंड का कोई इंटरेस्ट है नहीं है, जितना आप यहां पर सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड उतना नहीं सोच रहे। एंड पैसा बना
तो म्यूचुअल फंड वाले अपना वसूल करके निकल गए। बट रिटेल इन्वेस्टर कुछ ऐसे रहते हैं कि उनको वसूल नहीं करना, उनको 300 वाला 600 चाहिए, अगले दिन 600 वाला फिर वो 1800 का बोल लगाएंगे। तो ये बात है, पैसा बना लेकर निकल गए। उसके बाद क्योंकि हाई वैल्यूएशन था, उन्हें पता रहता है कि भाई ये हाई वैल्यूएशन है, एक टाइम तक आप देखिएगा 1 साल तक कोई रिटर्न बना नहीं बना, आपको वहीं झूलता रहा। ट्रेडर तो पैसा बना के चला गया, स्मार्ट ट्रेडर पैसा बना के चला गया, बट इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाया। तो यही तो चाल है, यही तो आपको समझना है। आप पीछे नहीं है, बट आप अपने आप को पीछे करते हैं, बार बार पीछे करते हैं। एंड देखो बॉस, 47,000 करोड़, नॉट 45,000 करोड़। आप आज की डेट में ना, अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही हो, कुछ पुराने लोग जुड़े होंगे तो उनको समझ में आ रहा हो कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो चिल्लाता था मैं कि बहुत हाई है बहुत हाई है, क्यों चिल्लाता था? वो इसलिए कहता था कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे HDB फाइनेंशियल का IPO आया, अनलिस्टेड मार्केट में 1200 प्लस का भाव था। HDB का मैनेजमेंट ना उसको 50% के आसपास का कट कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि बजाज फाइनेंस आपका कॉम्पिटिटर है, उनका प्राइस टू बुक वैल्यू 5 टाइम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो यहाँ पर ना HDB फाइनेंशियल 5 टाइम के एवब था, उसको 50% इन्होंने कट किया, लो वैल्यूएशन करी, एंड ये लेकर आ रहे हैं 3.5 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू पर। तो समझ रहे हो ना, ये होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। मैनेजमेंट भी जानता है कि क्या चीज़ है प्राइस टू बुक वैल्यू। हमें महंगा नहीं दिखना है, हमें महंगा नहीं दिखना है, क्योंकि वो हमारे स्टॉक को पीट देगा आए ना दिन। बट वो यहाँ पर ना कुछ दिक्कत है यहाँ पर ना ला सकता है। एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू भी उनका यहाँ पर ना सोचना सही है। तो ये चीज़ यहाँ पर किया है। अनलिस्टेड मार्केट में ये भाव बढ़ा कैसे भाई? ब्रोकर और इन्वेस्टर वही तो बोली लगा रहे हैं, ब्रोकर बोली लगा रहे हैं, इन्वेस्टर खरीद रहा है। जहाँ जितना डिमांड उतना हाई प्राइस, वो सब यहाँ पर कैलकुलेट करके चलते हैं। तो ये आप समझो कि प्राइस टू बुक वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है इस फाइनेंस की दुनिया में। पी रेशियो तो चलो आपका यहाँ पर ना चल रहा है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अभी भी स्टिल आप थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा, अगर मैं कहूँ यहाँ पर 10 से 20%, तो वो यहाँ पर महंगा ही देखने को मिलेगा अभी इडा। समझ रहे हो ना? तो ये है, बट 10 से 20% कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। एंड वो इसीलिए नहीं रखता है क्योंकि इडा के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ पर ना 3.55 टाइम के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। 10-20% अगर यहाँ पर है थोड़ा सा महंगा तो कोई नहीं, एडजस्ट हो सकता है। बट ये चीज़ अगर 300 रुपये के आसपास होता है, एंड यही आपका 5 to 6 टाइम यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू होता, तब यहाँ पर ना दिक्कतें बढ़ जाती। खैर वो वक्त जा चुका है, जो बीत गया सो बीत गया। अभी की बात करते हैं। अभी जो है ना इडा सभी मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। एक बात यहाँ पर देखिएगा, ये आज का कैंडल है, क्लोजिंग कहाँ होगी पता नहीं है। मैं यहाँ पर ना मार्केट क्लोजिंग के आसपास ही है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे 171 का भाव है। ये जो ग्रीन लाइन निकल रही है ना, इसका भाव है 170.60 के अराउंड, 170 रुपये 60 पैसे के अराउंड आपका मूविंग एवरेज का भाव है। अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे दें, 171 के ऊपर क्लोजिंग दे दें, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि इडा ऐसे में आज की डेट में 2 मूविंग एवरेज क्रॉस कर देगा, एक तो 100, एक तो 50 और 100, ये 2 चीज़ें क्रॉस हो जाएंगी मूविंग एवरेज। उसके बाद 200 का जो मूविंग एवरेज है वो 190 पर। तो ये पूरी कहानी है। बाकी बॉस सीधी सी बात है, जो मैंने आपको ना लाइन चार्ट और वगैरह वगैरह जितना बताया उस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। कहाँ से कितना टूटना था ये सब पहले से ही प्रिडिक्टेड था, आपको समझना था। जो समझ के निकल गए वो तो थैंक यू बोल रहे होंगे, बट जो ट्रैप हैं उन्हें 1 साल से कोई रत्ती भर रिटर्न नहीं बना। एंड है क्या, होता क्या है, आने वाले क्वार्टरली नंबर्स पर काफ़ी फोकस रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें आसानी से रिटर्न आप कमा नहीं पाएंगे। एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, आसानी से आप रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। स्टॉक ऊपर जाएगा 4%, 7%, 10%, बट वो धीरे धीरे कुछ दिन बाद नीचे भी आ जाएगा। तो उसमें इन्वेस्टर का कोई भला नहीं है। एज अ ट्रेडर आप कमा सकते हैं, बट एज अ इन्वेस्टर आप रिटर्न बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये काफ़ी दिक्कत भरा रहता है जब तक स्टॉक का वैल्यू ठीक नहीं रहता। तो ये बात है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 171 के ऊपर की क्लोजिंग की डिमांड है आज के दिन। देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर क्लोजिंग हो रही है, बट अभी यहाँ पर ये मान के चलिएगा 161 और 153 जो मैंने आपको बताया था, ये जो रेंज है ये अभी आपका सब कुछ है, यही इंपॉर्टेंट है। एंड यहीं से आपका स्टॉक घूमा है, तो समझ गए ना। अभी आपको सिर्फ रेंज पर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज पर ध्यान देना है। 300 कब तक हो जाएगा, 350 कब तक हो जाएगा, इन बहकाबों में मत आओ, ज़्यादा बेहतर है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 1 साल से कोई रिटर्न नहीं बना है, मोस्टली स्टॉक ने क्या ही दिया है आज,
बहुत कम स्टॉक हैं जो रिटर्न आपको दे रहे हैं, बट मोस्टली स्टॉक ने क्या ही दिया है। तो ये बात है, क्लियर है भाई, सीधी सी बात है, एक बड़ा रिटर्न बन चुका है और बड़ा पैसा बना के लोग निकल चुके हैं। अब यहाँ पर जो भी चलेगा वो फाइनेंशियल या कह सकते हैं क्वार्टरली नंबर्स के दम पर चलेगा। जुलाई स्टार्ट होने वाली है, क्वार्टरली नंबर्स का सीजन स्टार्ट हो गया है। 10 तारीख से आपके क्वार्टरली नंबर्स देखने को मिलने लगेंगे। सबका ध्यान क्वार्टरली नंबर्स पर चला जाएगा, तो आप क्वार्टरली नंबर्स पर ध्यान दीजिए। अभी जो भी चल रहा है चलने दीजिए, बट 161 और 153 रुपये का जो रेंज है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, अभी से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।